अस्सलाम वालेकुम। आयोटिज़म बच्चों की एक बीमारी है। आज हम इस पर बात करेंगे। ये बीमारी हमारी कंट्री में बढ़ती ही जा रही है। आयोटिज़म स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि बच्चे को समाजी समझ कम है, उसे रिश्ते बनाने में मुश्किल पेश आ रही होती है। इसके मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, कुछ मेंटली और कुछ इन्वायरमेंटल होते हैं। ये प्रॉब्लम ब्रेन की डेवलपिंग के दौरान पैदा होती है। इस तरह की बीमारी में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इन्वॉल्व होता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ इन्फ्लेमेटरी रीजंस भी होते हैं। इसके अलावा अगर मदर की एज ज़्यादा है, 40 या 45 प्लस में वो कंसीव करें, तो इन बच्चों में ऑटिज़म के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मदर अगर कोई ड्रग यूज़ कर रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे सोडियम वेलपेनाइड या कोई और सब्सटेंस यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा मेनली डिसेबिलिटी भी हो सकती है। इस बीमारी की वजूहत पर बात करें तो इस तरह से ये है जिस तरह से बाकी नफसाती बीमारियों की वजूहत हैं। कज़न मैरिज इसमें एक अहम रोल प्ले करती है। कोई ऐसी खुराक नहीं है जिसकी वजह से ये हो। अगर फैमिली में मेंटली कोई मसला है, मेंटल रिटार्डेशन का मसला है, या अगर बच्चे की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोई मसला हुआ हो, बर्थ में कोई इशू हुआ हो, अगर बर्थ के बाद बेबी ने फर्स्ट कराए टाइम पर नहीं लिया, अगर बच्चे का माइल्ड स्टेटस डेली आ रहा है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि बच्चे में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन सब चीज़ों को देखकर और पीछे से जो अलामत शो हो रही हैं कि ख़ानदान में किसी को ऑटिज़म का मसला है, ख़ानदान में किसी और बच्चे को ज़हनी बीमारी का कोई मसला हो, तो फिर साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट ये सस्पेक्ट करते हैं कि इस बीमारी के चांसेस ज़्यादा होंगे। वैसे भी अब रिसर्च में ये देखा गया है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, बच्चों में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम बढ़ता जा रहा है। अब ये इस हद तक बढ़ गया है कि 68% बच्चों में एक बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम होता है, और दिन ब दिन इसकी शरह बढ़ती हुई जा रही है। अगर हम लड़कों और लड़कियों को कंपेयर करें तो लड़कों में ये 4 गुना ज़्यादा होता है। इसकी अलामत 1 साल की उम्र से ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इसकी अलामत के 2 हिस्से हैं कि सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाते। जिस तरह 2 बंदे आपस में बात करते हैं कि अच्छा ये हुआ वो हुआ, तो ये जो बच्चे होते हैं वो कन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते। वो एक बात सुनकर चुप हो जाएंगे या दूसरी बात करेंगे। दूसरा, ये बच्चे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, या कोई काम कर रहे हैं तो बस उसी में मगन रहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि ये सुन नहीं सकते हैं। पेरेंट्स उनके हियरिंग टेस्ट कराते हैं, जबकि ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनके कान बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। एक्चुअली ये बच्चे अपनी लाइफ में इतना मगन होते हैं कि वो सोशल लाइफ से लाताल्लुक़ रहते हैं। बच्चे या बड़ों से या अपने साथ वालों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या फिर वो कम्युनिकेशन मोस्टली नॉन वर्बल होती है। वर्बल कम्युनिकेशन जो हम बोल कर करते हैं, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो होता है कि बच्चा अपनी बात को समझा दे, अपनी जस्टिस को यूज़ करे, दूसरे लोगों से आई कांटेक्ट बना ले। ये चीज़ें इसमें डिफरेंशिएट होती हैं। जैसे कि बच्चा खेल रहा है, माँ बाप उससे नाम से बुलाते हैं और रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। अगर उसको कोई मसला होता है या कोई परेशानी आती है, इस तरह से पेरेंट्स के पास नहीं जाता, जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चा उनसे अटेंशन लेने, उनसे प्यार लेने के लिए पेरेंट्स के पास जाता है। अगर माँ बाप बाहर से आए हैं, बच्चे जिस तरह से भाग कर उनको ग्रीट करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, ये बच्चे उस तरह से नहीं करते। दूसरा, उनको ये मसला होता है कि बच्चे अपने साथ वालों से, अपने बहन भाइयों से उस तरह नहीं खेलते। ये बच्चे ज़्यादातर तन्हा रहना पसंद करते हैं, अलग थलग रहते हैं, अलग थलग रहने की कोशिश करते हैं, और एक ही टॉय उनको पसंद होता है और एक ही तरीके से उन टॉयज़ से खेलते हैं। जैसा कि कार पकड़ ली तो सिर्फ उसके टायर सारा दिन घुमाते रहेंगे। नॉर्मल तरीके से जो खेलना होता है उस तरह से नहीं खेलते। लाइक दरवाज़ा खोल रहे हैं तो बार बार दरवाज़ा खोलते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, लाइट्स के बटन बार बार दबाते रहना, रिपीटेशन मूवमेंट ज़्यादा करते हैं। फिर ये कि जिस्मानी तौर पर भी ये कुछ मूवमेंट्स बार बार करते हैं, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग बार बार करते हैं। फिर खाने में, अपनी डेली की रूटीन में इनकी पसंद नापसंद बहुत स्पेसिफ़िक होती है। खाने में सिर्फ ये चीज़ पसंद है, खेलने में सिर्फ ये चीज़ पसंद है, या ये कि एक जैसा
यही है कि एक चाइल्ड है, ऑटिज़म चाइल्ड है, उसको उसके स्कूल जाने का रूट एक है रोज़ाना। अगर आप किसी दिन दूसरे रूट से ले जाएंगे तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। या ये कि बच्चे को पता है कि अब्बू को इतने बजे आना है, भाई इतने बजे आएगा स्कूल से, या अम्मी सारा दिन घर होती हैं। इन अफराद की रूटीन भी चेंज हो जाए तो उसकी भी रूटीन चेंज होगी, तो इस वजह से भी बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, इर्रेबल होते हैं। माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो गया है, जबकि ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे की रूटीन डिस्टर्ब हुई होती है। मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं इसमें जो रोल प्ले करते हैं। ये बीमारी जितनी सीवियर होती है उतनी शिद्दत से इसकी अलामात सामने आती हैं। इसको डायग्नोस करने की उम्र 3 साल है, मगर कुछ बच्चों में ये अलामात 1.5-2 साल की उम्र में भी आना शुरू हो जाती है। मगर हम 3 साल से पहले हम कभी ये नहीं कह सकते कि बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या ऑटिज़म है। कुछ बच्चों में अगर ये अलामात 1.5 से 2 साल की उम्र में आ रही हैं तो इसमें ये देखा जाता है कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या माँ के बुलाने पर रिप्लाई नहीं देता, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलता। फिर उसमें एक अलामत और ये होती है कि उनमें स्पीच के मसले भी होते हैं, प्रॉपर बोल नहीं पाते हैं या लेट बोलना शुरू करते हैं। माँ बाप ये देख कर के बच्चा बोल नहीं पा रहा या हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो साइकोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं। अब इसमें देखने की ज़रूरत होती है कि थेरेपिस्ट को ये देखने की ज़रूरत होती है कि ये ऑटिज़म ही है या कोई और मसला है। जैसा कि आपको बताया गया है कि ऑटिज़म 3 साल से पहले डायग्नोज नहीं करते हैं, मगर इन केस जो बच्चे इन अलामात के साथ आते हैं उनमें देखना ये होता है कि आगे जाकर वाकई ये ऑटिज़म में कन्वर्ट होगा या कोई और मसला है। इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है वो स्क्रीन टाइम है। बच्चों का टीवी देखना, मोबाइल यूज़ करना या लैपटॉप यूज़ करना। बाप सारा दिन घर से बाहर काम पे और माँ सारा दिन घर के काम कर रही होती है, तो बच्चे को किसने देखना होता है, तो वो सारा दिन बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब इन बच्चों में क्या होता है कि माँ बाप थेरेपिस्ट को बताते हैं कि हम सारा दिन हम बुलाते रहते हैं तो ये हमारी बात नहीं सुनता, मगर मोबाइल पे कोई पोएम लगाकर अगर छुपा के भी कहीं रख दें तो ये जाएगा और उसको ढूंढ निकालेगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो कम्युनिकेशन होती है वो डेवलप नहीं हो पाती। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि एक चीज़ होती है हेयरिंग और एक चीज़ होती है लिसनिंग। लिसनिंग होती है ब्रेन से, हेयरिंग होती है कानों से। अब ऑटिज़म चाइल्ड की जिस चीज़ के साथ लिसनिंग डेवलप हो जाती है वो इसको रिस्पॉन्ड करता है। जब एक बच्चे का सारा दिन मोबाइल के साथ गुजरता है तो मोबाइल के साथ उसकी ब्रेन की लिसनिंग डेवलप हो जाती है, वो मोबाइल को फ़ौरन रिस्पॉन्ड करता है। टीवी पे कार्टून को रिस्पॉन्ड करेगा, बट पेरेंट्स के साथ सिर्फ हेयरिंग है, लिसनिंग नहीं है, तो उनको रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं करता। तो इस वजह से स्क्रीन प्ले, एक तो इंडिपेंडेंटली इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। फिर अगर बच्चा ऑटिज़म है तो इसको स्क्रीन टाइम इसको वर्स करेगा। अब एक बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, उसको बोलना है, उसको चलना है, उसको क्रॉल करना है, उसको वर्ड बोलना है, उसको एक सेंटेंस बोलना है, जितना उसको सोसाइटी में रिस्पॉन्स मिलेगा बच्चा उतना ही रिस्पॉन्ड करेगा। अगर बच्चा सारा दिन मोबाइल पर बैठा रहेगा तो वो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसका इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर उसे पता ही नहीं कि कोई मुझे नाम से बुलाएगा तो मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, या मेरे माँ बाप अगर मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं उसे किस तरह से समझूं, या अपने माँ बाप को किस तरह से अपनी बात समझाऊं, क्योंकि उसका इंसान के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है। बल्कि इस स्टेज पर थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट उसको उसके स्क्रीन टाइम को कम करते हैं और उसके माँ बाप के साथ, उसके बाकी घर वालों के साथ उसकी कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं। कुछ बच्चे 1.5-2 साल में अलामात ज़ाहिर करना शुरू हो जाते हैं तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना शुरू कर दिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 1.5-2 साल में उनकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं, बट जैसे जैसे वो बड़े होना शुरू होते हैं इनमें अलामात बेहतर होना शुरू हो जाती हैं।
दूसरा बड़ा प्रॉब्लम होता है सोशल बिहेवियर और उनकी कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज है, वो डिस्टर्ब होती है। ये तकरीबन 1 से 60 बच्चों के बाद एक बच्चे को होती है। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम जो है डिसऑर्डर डायग्नोज होता है उस वक्त उसमें ना सिर्फ बच्चा बल्कि पूरी फैमिली इफ़ेक्टेड होती है। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। जितना भी चाइल्डहुड डिसऑर्डर है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या स्पीच डिसऑर्डर है या ऑटिज़म है, ADSP है या कंडक्ट डिसऑर्डर है या किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, उम्र के साथ साथ ये मसले बेहतर होते जाते हैं। जैसे जैसे इंसान जवानी की तरफ जाता है, ये सारी बीमारियां किसी में 80% तक बेहतर हो जाती हैं, किसी में 50% तक, किसी में मुकम्मल हद तक सही हो जाता है। पहली बात तो ये चीज़ें उम्र के साथ साथ खुद बेहतर होती जाती हैं। दूसरी बात इलाज की है। मेनली इसका इलाज जो है वो नॉन साइकोलॉजिकल मेडिसिन से नहीं होता, इसका साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट किया जाता है। अब जिस तरह से इसकी अलामात आती है, पहली अलामात में कम्युनिकेशन का मसला आता है। बच्चा अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, दूसरे के क्लूज समझ नहीं पाता, सोसाइटी में इर्द गिर्द के लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, लोगों की जस्टिस क्या है, उनको समझ नहीं पाता। साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट बच्चे को ये चीज़ सिखाते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों में ट्रेन होना है। फिर बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं जो हर बच्चे में डिफरेंट होते हैं। जिस तरह से पहले बात होती है कि घर में अगर रूटीन चेंज हो जाए तो वो एंगर शो करते हैं, इरेबिलिटी शो करते हैं, इसको किस तरह से मैनेज करना है। फिर उनको सोशल स्किल्स सिखाए जाते हैं, उनकी सोशल स्किल्स को डेवलप किया जाता है। फिर बच्चों में रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, उनमें इंटरेस्ट उनका एक ही तरह से होता है, फिर इन पर काम किया जाता है। आजकल तो ऐसी बिहेवियरल वर्चुअल गेम्स आ गई हैं जो बच्चों को सिखाई जाती हैं, जिसमें बच्चों को ये बताया जाता है कि किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, किस तरह से चीज़ों को बिहेव करना है। इसमें साइकोलॉजिस्ट ये भी बताते हैं कि क्लास में किस तरह से चीज़ों को कम्युनिकेट करना है, किस तरह से समझना है। फिर प्ले एरिया में किस तरह से दूसरे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करनी है, फिर घर में किस तरह से कम्युनिकेट करना है। शुक्रिया।